Next, question number 1. People sprinkle water on the roof or open courtyard in summers. Give reason for the same. Answer. In summers, the surface of the roof or open courtyard is quite hot. After a hot sunny day, when people sprinkle water on the roof or open ground, the sprinkled water evaporates by absorbing large amount of heat from the roof or open ground, which causes roof to cool. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में लोग घर की रूफ पर या ओपन ग्राउंड में वाटर को स्प्रिंकल क्यों करते हैं। इसका कारण है कि गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी होती है और जो सरफेस होता है रूफ के ऊपर, छत जो होती है घर के ऊपर की, वो या ओपन ग्राउंड होती है, वो बहुत ही गर्म हो जाती है। जब सारा दिन खत्म हो जाता है और शाम होती है तो उस समय लोग जो हैं वो अपनी घर की छत पर या ओपन ग्राउंड में पानी को स्प्रिंकल करते हैं। जब वो स्प्रिंकल करते हैं वाटर को, तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और इस इवेपोरेशन के प्रोसेस में जो छत जो रूफ जो गर्म होती है उससे एनर्जी वो अब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, और इससे छत जो है रूफ जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। Next, surgeons spray some ether on skin before performing minor surgery. Why? Answer. Quite often, surgeons spray ether on skin before performing minor surgery. Ether has a very low boiling point, so it evaporates very fast. As a result, the temperature of the skin becomes so low that it almost becomes numb. Due to this numbness, the patient does not feel much pain when a minor cut is made by the surgeon to perform the surgery. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब भी सर्जन ने कोई माइनर सर्जरी करनी होती है हमारी स्किन पर, तो वो हमारी स्किन पर थोड़ा सा ईथर डाल देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ये देखने में आया है कि सर्जन जो है वो माइनर सर्जरी करने से पहले हमारी स्किन पर ईथर डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि ईथर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है और इससे जो हमारी स्किन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वो इतना कम हो जाता है कि जो हमारी स्किन है वो ऑलमोस्ट नम हो जाती है। नम का मीनिंग ये आपके सामने नीचे दिया हुआ है कि हमें फिजिकल सेंसेशन या फीलिंग जो है वो उस स्किन पर वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और इसी नमनेस के कारण हमें जो है ज्यादा पेन नहीं फील होती। अगर डॉक्टर जो है वो सर्जन जो है वो थोड़ा सा कट भी लगा देता है तो हमें वो सेंसेशन जो है वो फीलिंग नहीं आती। Next, matter is not continuous but made up of small tiny particles. Explain. Answer. Matter on earth is in the form of solid, liquid or gas. Matter is not continuous but made up of very small tiny particles that are not visible to naked eye. 1 gram of matter has billions of small particles called atoms. A grain of salt contains about 1.2 into 10 raised to power 18 atoms. Further, a sheet of glass appears to be continuous, but if it drops on the floor, it breaks into small pieces. It shows that all matter in this universe are made of tiny particles. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि मैटर कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, इसके बारे में कुछ लाइंस लिखनी है। तो आंसर है कि अर्थ पर जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है। वो है सॉलिड के रूप में भी होता है मैटर, लिक्विड के रूप में भी होता है और गैस के रूप में भी होता है। मैटर जो है वो कंटिन्यूस नहीं बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है और ये जो पार्टिकल्स होते हैं हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर हम किसी भी मैटर का 1 ग्राम ले लें तो उसके 1 ग्राम के बीच में ही बिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एटम्स कहते हैं। अगर हम साल्ट का 1 ग्रेन भी लें तो उसमें भी बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। अगर हम एक शीट ऑफ ग्लास लें वो देखने में कंटिन्यूस लगती है, पर अगर वो ग्लास की शीट हमारे हाथ से गिरकर नीचे फ्लोर पर गिर जाती है तो हम देखते हैं कि उसके बहुत से छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। सो इससे हमें पता चलता है कि यूनिवर्स में जितना भी मैटर मिलता है वो सभी का सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। हमें ये बात भी नोट करनी चाहिए कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। Next, do we sweat more on a dry day or on a humid day? Explain.
Answer. The rate at which water evaporates depends on how much water is already in the air. On dry day, sweat evaporates quickly and it also carries away heat faster. On humid days, when the air is already saturated with water, sweat evaporates more slowly. As a result, the body heats up and we tend to sweat more. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि सपोज करो एक ड्राई डे है और एक ह्यूमिड डे है, हमको किस दिन स्वीट ज्यादा होगी, पसीना किस दिन ज्यादा आएगा, इसका कारण क्या है? जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है ऑफ वाटर है, यानी कि स्वीट को इवेपोरेट करें या वाटर को इवेपोरेट करें, इसका जो रेट है वो कितनी तेजी से इवेपोरेट होता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एयर के अंदर में वाटर पहले से कितना प्रेजेंट है, यानी कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी है। अगर हम ड्राई डे की बात करें तो उस दिन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती ही नहीं, इसलिए जो स्वीट है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है और हमारी बॉडी से हीट को भी साथ में कैरी करके ले जाता है। अगर ह्यूमिड डे की बात करें, उस दिन एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट देयर इन दी एटमॉस्फेयर, इसलिए ह्यूमिड डे में जो इवेपोरेशन है वो स्वीट की वो काफी ज्यादा कम होती है और हमारी बॉडी जो है वो हीट अप करती है और इसलिए हमें ज्यादा स्वीट होता है, यानी कि हमें पसीना ज्यादा आता है। Next, question number 5. Why wet clothes do not dry easily on a rainy day? Answer. On a rainy day, there is no sunlight and there is presence of more water vapors in air. Humidity is high. As a result, the rate of evaporation is low and wet clothes take longer time to dry. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि अगर बारिश का दिन हो तो गीले कपड़े वेट क्लॉथ जल्दी से नहीं सूखते, ऐसा क्यों है? आंसर है कि जब बारिश का मौसम होता है, रेनी डे होता है, तो उस समय सनलाइट नहीं होती, उस समय एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इसी कारण जो इवेपोरेशन का रेट है वो बहुत ज्यादा कम होने के कारण वेट क्लॉथ जल्दी से नहीं ड्राई होते। Question number 6. After rains, wet roads dry quickly. Give reasons. Answer. After rains, wet roads dry quickly because the rainwater is spread over a large area of road. This increases the rate of evaporation because the particles of water are spread over a large surface area. हमारे सामने क्वेश्चन है कि वेट रोड्स जो है वो रेन के बाद में जल्दी सूख जाती हैं, ऐसा क्यों है? आपको ये बताना चाहेंगे कि जो भी इवेपोरेशन होती है, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, वो कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे विंड की स्पीड हो गई, इसके अलावा सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर हो गया। अगर सपोज करो टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, विंड स्पीड ज्यादा है तब भी ज्यादा होगा, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। अगर हम रेन की बात करें, रेन के बाद में वेट रेट्स जल्दी सूख जाती हैं क्योंकि जो रेन वाटर जो होता है वो काफी एरिया पर स्प्रेड हुआ होता है, क्योंकि जो रोड्स होती हैं वो उन पर एरिया बहुत होता है और वाटर जो है उन पर स्प्रेड होता है, इससे जो इवेपोरेशन का रेट है वो ज्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है इसलिए वो जल्दी से सूख जाता है। Next, butter is generally wrapped in wet cloth during summer if no refrigerator is available. Explain. Answer. In summer, weather is hot, butter melts due to heat unless stored in adequate coolness. If refrigerator is not available, butter is generally wrapped in wet cloth to provide required cooling. When the water from the wet cloth evaporates, the cooling caused by the evaporation keeps the temperature of the butter low, so the butter remains in its shape and does not melt. It also checks the development of foul smell in butter. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास बटर है पर हमारे पास रेफ्रिजरेटर नहीं है तो हम आम तौर पर गर्मियों के मौसम में उसको वेट क्लॉथ में रैप करके रखते हैं, ऐसा क्यों है? आंसर है कि गर्मियों के मौसम में जो वेदर है बहुत हॉट होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और इस टेम्परेचर पर बटर जो होता है वो मेल्ट कर जाता है जब तक अगर हम उसको एडिक्वेट कूलनेस में ना रखें। अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर नहीं है
तो हम बटर को जनरली वेट क्लॉथ में रैप करके रखते हैं, वो इसलिए कि ताकि उसको प्रॉपर कूलिंग मिल सके। अब वो हम उसको रैप इसलिए करते हैं कि जो वेट क्लॉथ पर जो वाटर है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है, और इस इवेपोरेशन के कारण बटर का जो टेम्परेचर होता है वो लो रहता है। इसलिए बटर जो होता है वो अपनी शेप में भी रहता है और वो मेल्ट भी नहीं करता, और इसके साथ साथ बटर में जो फाउल स्मेल की डेवलपमेंट है वो भी चेक में रहती है, वो भी डेवलप नहीं हो पाती। Next, how do wind speed and surface area affect the rate of evaporation? Answer: more the surface area, more will be the rate of evaporation. For example, we take the same amount of water in a plate and in a cup. The water put in the plate evaporates quickly than the water placed in the cup because plate offers a greater surface area for the liquids than the cup. Further, wind speed is directly proportional to evaporation. That is, with the increase of wind speed, there would be an increase in the rate of evaporation. For example, on a windy day, clothes get quickly dried up than the normal days. This is because the wind decreases the humidity, which increases the rate of evaporation. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि विंड स्पीड और सरफेस एरिया इवेपोरेशन के रेट को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो आंसर है कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है इवेपोरेशन का रेट भी उतना ज्यादा होता है। एग्जाम्पल है कि अगर हम एक प्लेट लें और एक कप लें, दोनों में इक्वल क्वांटिटी में वाटर डाल दें, तो जो प्लेट में वाटर रखा होगा वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो कप के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। अगर हम विंड स्पीड की बात करें कि विंड स्पीड रेट ऑफ इवेपोरेशन को कैसे इफेक्ट करती है, तो इसका आंसर ये है कि विंड स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन होती है। यानी कि अगर विंड स्पीड बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि अगर हवा तेज चलती होगी तो क्लोथ्स जो है वो नॉर्मल दिनों की अपेक्षा में जल्दी सूख जाते हैं। वो इसलिए कि विंड जो है, जो तेज हवा है, वो ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर देती है और इससे इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। पर यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि सपोज करो विंड भी काफी तेजी से चल रही, विंड स्पीड इज ब्लोइंग एट ए हाई स्पीड, बट देयर इज ऑलरेडी ए लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, देन even though the wind is blowing at the fast speed, then there will be no evaporation at all. That is, it means that wind speed is only effective in increasing the rate of evaporation when there is no humidity in the, when there is not much humidity present in the atmosphere. Next, write down an activity to show that air contains water vapors. Answer: take a steel glass, fill the glass with crushed ice, clean the outer surface of the glass thoroughly and place it undisturbed on a table. After about 10 minutes, we will observe that some water droplets appear on the outer surface of the glass. This shows the presence of water vapors in the air which have condensed on the cool outer surface of the glass in the form of water droplets. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमने एक एक्टिविटी करनी है जिससे हमें ये पता लग सके कि एयर में वाटर वेपर्स होते हैं। इसका आंसर है कि एक हम स्टील का ग्लास लेते हैं, उसमें थोड़ी सी क्रश्ड आइस डालते हैं और जो ग्लास का आउटर सरफेस है उसको अच्छी तरह से हम साफ कर देते हैं और कुछ समय टेबल पर अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद हम देखते हैं कि ग्लास के आउटर सरफेस पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हो जाते हैं। इसका मीनिंग ये है कि एयर में वाटर वेपर्स होते हैं जो कि ग्लास के आउटर सरफेस, कूलर आउटर सरफेस में टच होने के कारण कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स का रूप धारण कर गए हैं। Next question है, why doctor advised to put strips of wet cloth on the forehead of a person having high fever? Answer: when strips of wet cloth are put on the forehead of a person having high fever, the water from wet strip of cloth evaporates, taking heat from the body. So moist strips lower the body temperature. So doctor advised to put strips of wet cloth on the forehead of the person having high fever. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हाई फीवर के केस में
उस पेशेंट के फोरहेड पर वेट क्लॉथ रखने को कहते हैं। ऐसा क्यों है? वो इसलिए रखने को कहते हैं क्योंकि वेट स्ट्रिप पर जो वाटर होता है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है और इस इवेपोरेशन के प्रोसेस में वो बॉडी की हीट को भी साथ में थोड़ा सा ले जाता है, खींच के ले जाता है, मतलब कि उसको बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है। इसलिए जो डॉक्टर्स हैं वो पर्सन जो भी फीवर से जिसको हाई फीवर होता है उसके माथे पर फोरहेड पर वेट क्लॉथ रखने को कहते हैं ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो सके। Next, water kept in pitchers does not become colder in rainy season than in summer. Explain why. Answer. In the rainy season, excess moisture is present in the air and rate of evaporation of water slows down. So, water kept in pitchers does not become colder in rainy season than in summer. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि अगर हमने पिक्चर में वाटर को रखा हुआ है पर वो समर के कंपैरिजन में रेनी सीजन में ज्यादा ठंडा नहीं होता, इसका आंसर है कि रेनी सीजन में वाटर एटमॉस्फेयर में एक्सेस मॉइस्चर होता है और इससे जो इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर है वो स्लो डाउन हो जाता है और इसलिए रेनी सीजन में जो वाटर है वो पिक्चर में रखा हुआ ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता। Next, clothes dry fast in summer than in winters. Why? In summer, the rate of evaporation is high. In winter, temperature is low and therefore evaporation of water is slow. So the clothes dry fast in summer than in winters. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में क्लोथ्स जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं बजाय कि इस विंटर्स के। इसका आंसर है कि गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर हाई होता है इसलिए जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी हाई होता है। अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में टेम्परेचर लो होने के कारण इवेपोरेशन ऑफ वाटर का रेट है वो भी स्लो होता है, इसलिए गर्मियों में जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। Next, define melting point. Answer. The melting point of a substance is the temperature at which it changes state from solid to liquid. The melting point of ice is 0 degrees Celsius or 273 Kelvin. Next, define boiling point. The boiling point of a substance is the temperature at which the substance boils or enters a state of rapid evaporation. The boiling point of water is 100 degrees Celsius or 373 Kelvin. Next, define sublimation. Answer. Sublimation is a chemical process by which a solid converts into gas without passing through the liquid state. Examples of substances undergoing sublimation are dry ice, naphthalene balls, camphor, etc. Next, define evaporation. Answer. Evaporation is the process by which a liquid turns into vapor. Rate of evaporation depends on many factors such as temperature, surface area exposed to atmosphere, humidity, and wind speed. For example, if we boil water, the quantity of water decreases after some time because water in the utensil gets evaporated due to heat of flame. Further, if we put wet clothes on the terrace, they get dried up as water in clothes gets evaporated due to the hot rays of the sun. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन किसे कहते हैं। इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिससे कि लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो इवेपोरेशन का रेट है ये कई बातों पर, कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर पर, सरफेस एरिया पर, ह्यूमिडिटी पर और विंड स्पीड पर। जैसे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगी, अगर विंड स्पीड इंक्रीज है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। अब हम इसकी एग्जांपल्स भी लेते हैं कि अगर हम एक बर्तन में वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है तो हम कुछ समय बाद देखते हैं कि जब वाटर का लेवल है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बर्तन हमने वाटर रखा हुआ था वो इवेपोरेट हो गया है, क्योंकि नीचे से फ्लेम जो थी उसके कारण, हीटिंग के कारण वाटर थोड़ा सा इवेपोरेट हो गया है और इससे क्वांटिटी ऑफ वाटर पुट इन दिस यूटेंसिल हैज डिक्रीज्ड। दूसरी तरफ अगर हमने क्लोथ्स जो है वो टेरेस पर डाले हुए हैं तो सूर्य की रोशनी में ये जो कपड़े हैं वो उनमें से पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और वो कपड़े जो है, क्लोथ जो है वो
सूख जाते हैं, वो इवेपोरेशन के कारण सूख जाते हैं। Next, what is dry ice? Answer: dry ice is the solid form of carbon dioxide. It is non-flammable and odorless. It is a dense snow-like substance. It usually has a short shelf life and needs to be used within 24 hours. Medical supplies and perishable foods are shipped from one place to another in the presence of dry ice. It is also used in fog machines at the theaters for dramatic effects. You can use dry ice to freeze this flow of water in the pipe until you repair the water pipe. Dry ice can also be used to preserve seeds and grains and also for blast cleaning in industries. Dry ice is much colder than the usual wet ice and not healthy to be consumed or swallowed. It is so named as it does not wet a piece of paper or cloth. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि ड्राई आइस क्या है और इसकी यूसेज क्या होती है। आंसर है कि ड्राई आइस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है, ये नॉन फ्लेमेबल है और इसकी कोई भी ऑर्डर भी नहीं होती, यानी कि इसकी कोई भी स्मेल भी नहीं होती। ये एक स्नो लाइक डेंस सब्सटेंस होता है। इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें इसको 24 आवर्स के अंदर अंदर ही हमें यूज करना होता है। अब आ जाता है क्वेश्चन कि ड्राई आइस को कहाँ यूज करते हैं। इसको हम मेडिकल सप्लाईज या पेरिशेबल फूड आइटम्स को अगर हमने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हम उसके लिए हमें ड्राई आइस को यूज करना पड़ता है। अगर हम फॉग मशीन्स की बात करें तो उसमें भी ड्राई आइस यूज होती है। ये आपको नीचे दिखाया गया है कि एक बर्थडे पार्टी है, उसमें भी ड्राई आइस को यूज किया गया है। छोटे से बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें थोड़ी सी ड्राई आइस डाल देते हैं और उससे फॉगी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। और अगर हम देखें कि घर की जो पाइप्स हैं उनमें वाटर फ्लो कर रहा है पर यहाँ पर कोई वाटर टैप में कोई प्रॉब्लम है, तो हमने इसका फ्लो को रोकने के लिए हम यहाँ पर ड्राई आइस को भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ड्राई आइस जो होती है वो फ्लो ऑफ वाटर को फ्रीज कर देती है। अगर हम सीड्स या ग्रेन को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसमें भी हम ड्राई आइस को यूज कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर भी ड्राई आइस का यूसेज होता है। अगर उन्होंने ऑयल या पेंट जो होता है कुछ बच गया होता है उसको साफ करना हो, क्लीन करना हो, तो उसके लिए वो ब्लास्ट क्लीनिंग एक प्रोसेस है, उसमें यूज होती है ड्राई आइस। ड्राई आइस जो है ये यूजुअल आइस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा जो होती है वो कोल्डर होती है, पर इस आइस को हमने कंज्यूम नहीं करना होता। ये इट इज नॉट फिट फॉर कंजप्शन ऑफ ह्यूमंस। ड्राई आइस को ड्राई आइस इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इसको किसी पेपर पर या क्लॉथ पर रख दें तो ये उस पेपर या क्लॉथ को वेट नहीं करती, यानी कि ये ड्राई होती है और इसको वेट नहीं करती। अब हमारे सामने नाउ वी हैव बिफोर अस व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ वाटर एट 108 डिग्री सेल्सियस, 275 केल्विन or 370 Kelvin. For this, you must remember that when you want to calculate the Kelvin from Celsius, you have to add 273, or if you want to calculate Celsius from Kelvin, you have to reduce 273 from the figures. Accordingly, we have stated at 108 degrees Celsius, water is in the gaseous state. You may note that at 0 degrees Celsius or less, water is in solid state. It is in the form of ice. Between 0 to 100 degrees Celsius, water is in liquid form. And if we talk about 100 degrees Celsius or above, in that situation, the water is in gaseous form. At 108 degrees Celsius, you can see here that the water will be in its gaseous form. If we talk about 275 K, that is, it means at 2 degrees Celsius, because 275 K is equal to 275 minus 273 is equal to 272 degrees Celsius. If we talk about 370 Kelvin, then it is equal to 370 minus 273 is equal to 97 degree Celsius.
So here the water is also in the at 97 degrees Celsius. You can say the water is in liquid state because its boiling point is 100 degree Celsius. Next question is, sugar when kept in jar of different shapes adopts the shape of the jar, yet we call it solid. Answer, sugar is a solid. Each grain of sugar is a little solid object with a definite shape of its own. When we keep the sugar in jar, the shape of the sugar crystals remain unchanged. Sugar as a whole adopts the shape of the jar. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि शुगर जो है अगर हम इसको किसी भी जार में डालते हैं तो वह उसकी शेप ले लेता है, पर फिर भी हम इसको सॉलिड ही कहते हैं। ऐसा क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं कि शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे व्हाइट कलर के होते हैं। अगर हम इसको किसी भी बर्तन में डाल देते हैं तो ये उसी की शेप ले लेते हैं। पर यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देने वाली है कि ये जो इंडिविजुअल पीसीस हैं जो शुगर के, इनकी शेप चेंज नहीं होती। शुगर जो है वो एज ए होल यूटेंसिल की शेप ले लेता है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ शुगर डू नॉट चेंज देयर शेप। Next question is, how is heating of sugar different from heating of ammonium chloride? Answer, when we heat the sugar, it melts into liquid. Ammonium chloride appears to sublime upon heating but actually decomposes into ammonia and hydrogen chloride gas. When the gases cool, they crystallize into their original state, solid ammonium chloride. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि अगर हम शुगर को हीट करते हैं तो वो अमोनियम क्लोराइड को हीट करने से डिफरेंट क्यों है? आंसर है कि जब हम शुगर को हीट करते हैं तो वो मेल्ट करके एक लिक्विड के रूप में हो जाती है, पर अगर हम जब अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो वो डीकम्पोज होकर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और इसका फार्मूला भी यहाँ दिया हुआ है। पर अगर हम दोबारा इन दोनों गैसेस को, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कूल करते हैं तो वो दोबारा ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, वो यानी कि सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। Next, if we drop a crystal of copper sulfate in two beakers A and B containing cold and hot water respectively, in which beaker this solution will be faster and why? Answer, in both the beakers the solutions will become blue. However, this solution of copper sulfate in beaker B will be faster because the particles of copper sulfate and water will intermix faster at the higher temperature. अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि सपोज करो दो बीकर हैं, दोनों में हमने वाटर डाला हुआ है, एक में हमने हॉट वाटर डाल दिया, एक में हमने कोल्ड वाटर डाल दिया। अब हमने इन दोनों में जो कॉपर सल्फेट डाल दिया, ठीक है, इसमें भी कॉपर सल्फेट आ गया, इसमें भी कॉपर सल्फेट डाल दिया, पर आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पर हॉट वाटर में वो जल्दी से इसमें घुल मिल जाता है और इसका रंग जो है वाटर का वो ब्लूइश कलर का हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और अगर हम कोल्ड वाटर में वो ही कॉपर सल्फेट डालते हैं तो ये यहाँ पर स्टैग्नेट रहता है और ये काफी धीरे धीरे से ब्लूइश कलर अडॉप्ट करता है, यानी कि कॉपर सल्फेट कोल्ड वाटर में बहुत ही धीरे धीरे से इंटरमिक्स होता है। नेक्स्ट है क्योंकि जो हॉट वाटर होता है उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए हॉट टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण कॉपर सल्फेट जो है वो ज्यादा तेजी से वाटर के साथ इंटरमिक्स हो जाता है। Next, a drop of ink and honey are added to water contained in different beakers. Which of the two will spread faster and why? Answer, ink drop will spread faster in water as compared to honey because honey is more viscous. It is a thick liquid and does not flow easily. The interparticle force of attraction in honey is stronger than those in ink. The particles of honey diffuse very slowly. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमारे पास दो डिफरेंट बीकर हैं, दोनों में वाटर रखा हुआ है और हम उस दोनों बीकर में एक में एक ड्रॉप इंक का डालते हैं और दूसरे में एक ड्रॉप हनी का डालते हैं, यानी कि दोनों वाटर में अलग अलग चीज हमने डाली है, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि दोनों में से इंक या हनी में से कौन सा जो है वाटर में ज्यादा जल्दी स्प्रेड करेगा। तो हम
हमारा आंसर है कि जो इंक का ड्रॉप है वो वाटर में तेजी से स्प्रेड करेगा, क्योंकि हनी जो है वो एक विस्कस लिक्विड है। विस्कस लिक्विड होता है a liquid which is thick and sticky and does not flow easily. Ink is not viscous, it flows easily, so it spreads in the water easily. On the other side, honey is viscous substance, it is sticky and thick, so it does not flow and it does not spread. In the case of honey, interparticle force of attraction is very much on the higher side as compared to ink. So the particles of honey diffuse very slowly. Next, Ramesh got an invitation to attend a party. On coming to home, he found that both shirt and pants were wet. What steps he would take to dry them quickly? Answer. The wet clothes can be dried in a number of ways. Number one, by spreading the clothes in air under sun so that the water may evaporate. Number two, by spreading the clothes under a fan in a room. Number third, by ironing the clothes. सपोज अगर आप ऑफिस से घर आए हैं पर आपको रात को ही एक पार्टी में अटेंड करना है, पर आपने घर आकर देखा कि आपकी शर्ट और पैंट दोनों वेट हैं, तो आप उनको सुखाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप कई मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर दिन का समय है तो आप अपने कपड़ों को, वेट क्लॉथ को बाहर सनलाइट में रख सकते हैं, जिससे कि वाटर जो है वो वेट क्लॉथ से इवेपोरेट हो जाए। ये भी हो सकता है कि अगर शाम का समय है और धूप नहीं है तो आप उसको अपने कमरे में ही फैन के नीचे रख सकते हैं, इससे भी इवेपोरेशन हो सकती है। या आप जो अपने कपड़ों को आयरनिंग कर सकते हैं, जिससे कि इवेपोरेशन होकर कपड़े सूख जाएंगे जल्दी से। Next, sponge is a solid, yet we are able to compress it. Give reasons. Answer. Sponge is a porous solid. It has tiny holes in which air is trapped. When we press the sponge, air trapped in the holes is expelled out and it gets compressed. The sponge changes its shape on compressing and regains the same shape when the force is removed. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि अगर कोई स्पंज है, अगर हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाता है, पर फिर भी हम इसको सॉलिड क्यों कहते हैं? तो इसका मीनिंग ये है कि स्पंज पर छोटे 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 जो है होल्स होते हैं और इनमें एयर ट्रैप रहती है। जब हम इसको प्रेस कर देते हैं तो इन होल्स में से जो एयर है वो बाहर निकल जाती है और जो स्पंज है वो कंप्रेस हो जाता है। पर जब हम इस स्पंज पर से हम जो प्रेशर है वो हटा लेते हैं तो जो वो स्पॉन्ज है वो फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक आवर कोर्स, प्लीज स्पेयर सम टाइम to give a star rating to our course. Thanks.